दोस्तों, खूबसूरत पहाड़ों के बीच सरसब्ज और शादाब दरख्तों में गिरी वो वादी इतनी हसीन थी। वहाँ के रहने वाले उसी कदर मेहरबान और नेक थे। वह मुसाफिरों को खुदा की नेमत समझते थे और हर मुमकिन उनकी खातिरदारी किया करते थे। बस्ती का पहला घर खादिम बाबा का था। हर मुसाफिर उनके घर से होकर बस्ती में दाखिल होता था, इसीलिए सबसे ज्यादा खादिम बाबा को ही लोगों की खिदमत का मौका मिलता था और इसी खिदमत गुजारी के बायस वह सब लोगों में मोतब और नेक नाम मशहूर थे। एक मर तबा उन्होंने एक दरवेश बुजुर्ग की खिदमत की तो बुजुर्ग ने उन्हें 3 अजीबोगरीब सिफात की हामिद दी जो खादिम बाबा ने संभाल कर रखी। और फिर एक दिन जब उन्होंने महसूस किया कि उनका आखिरी वक्त नज़दीक आ चुका है तो उन्होंने अपने इकलौते बेटे को बुलाया और नसीहत करने के बाद बोले, बेटा, यह आरजी दुनिया है, हर जानदार को आखिर खत्म होना है। मेरा वक्त भी शायद करीब आ चुका है, फिर तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओगे। तुम यह इलाका छोड़कर मगरिब की तरफ हिजरत कर जाना, नई दुनिया देखना, इल्म हासिल करना। सफर बजत खुद इल्म का जरिया है, तुम उससे बहुत कुछ सीखो। फिर जब यह समझ लो कि तुम लोगों की खिदमत कर सकते हो तो वापस आ जाना और यहाँ रहकर अपने इल्म हुनर से लोगों को फायदा बचाना। इतना कहकर बूढ़े खादिम बाबा ने संदूक खोला, एक टोपी, तस्बीह और अंगूठी निकाली और अपने बेटे महमूद को देते हुए बोले, यह चीजें मुझे एक नेक बुजुर्ग ने दी थी, इनमें बड़ी खुसूसियत है। टोपी पहनकर अगर किसी की बात सुनोगे तो सच झूठ का पता चल जाएगा। तस्बीह पढ़ते हुए अगर किसी बीमार को कोई दवा दोगे तो वह ठीक हो जाएगा और यह अंगूठी पहनकर जंग करोगे तो दुश्मन पर फतह हासिल करो। बूढ़े खादिम बाबा ने इन चीज़ों के मुतालिक अपने बेटे को खास हिदायतें भी दी। चंद रोज़ बाद खादिम बाबा चल बसे। महमूद ने बाप की आखिरी रसूमात अदा की और बाप की नसीहत के मुताबिक नई दुनिया की सैर को निकल पड़ा। कई दिन की मुसाफत के बाद वह एक शहर में पहुंचा जहां की रौनक और चहल पहल देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने सोचा कि यहीं रहकर इल्म हासिल करना चाहिए। उसके पास माकूल रकम मौजूद थी। उसने एक सराय में कयाम किया और कई दिन तक शहर की सैर करता रहा। एक दिन मनादी हुई कि सब लोग जमा हो जाएं। बादशाह सलामत गद्दारी के एक मुकदमे का फैसला सुनाएंगे। महमूद मुकदमे की कार्यवाही देखने पहुंच गया। वजीर आजम पर इल्जाम था कि उसने बादशाह के खिलाफ साजिश तैयार की कि उसे तख्त से उतार कर खुद हुकूमत संभाल ले। तमाम गवाह मौजूद थे मगर मुलजिम जुर्म कबूल करने से इनकारी था। काजी ने मुकदमे की तफसील से बादशाह को आगाह किया। बादशाह ने वजीर से आखिरी मर्तबा पूछा कि अगर वह तस्लीम कर ले तो उनकी माफी पर गौर किया जा सकता है, मगर वजीर आजम ने जुर्म मानने से इनकार कर दिया और कहा उसे बेगुनाह फंसाया गया है। बादशाह गुस्से में फैसला सुनाने ही वाला था कि महमूद उठ खड़ा हुआ। वह शाही आदाब बचा लाया और इजाजत लेकर बादशाह को तजवीज़ दी कि वह इस मुकदमे का फैसला सुनाने से पहले उसकी दी हुई टोपी पहन ले और दोबारा मुकदमे को देख ले।
बादशाह ने महमूद को परदेसी जानकर उसकी बात मान ली और जैसे ही टोपी पहनी एक गैबी आवाज से उसे पता चल गया कि तमाम गवाह झूठे हैं और वजीर आजम उसका वफादार है। बादशाह ने सख्ती दिखाई तो झूठे गवाहों ने इकरार कर लिया कि सिपा सालार के इशारे पर वह यह काम कर रहे थे। दूसरे ही लम्हे सब कुछ बदल गया। बादशाह ने वजीर आजम को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया और सिपा सालार समेत तमाम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बादशाह ने महमूद को अपने खास कमरे में तलब किया और इस हैरत अंगेज टोपी के बारे में दरियाफ्त किया। महमूद ने सारी बात बता दी और बादशाह से कहा कि वह यह टोपी रख ले। बादशाह बहुत खुश हुआ और इसने महमूद को मूंग मांगा इनाम देने की पेशकश की, मगर महमूद ने इनकार कर दिया और इजाजत लेकर वापस आ गया। उसे खुशी थी कि इसने टोपी मुनासिब शख्स के हवाले की है। कुछ दिन गुजरे तो पता चला कि पड़ोसी मुल्क ने हमला कर दिया है, क्योंकि सिपा सालार कैद में था जबकि कोई अच्छा सिपा सालार मयस्सर नहीं था। ऐसे में तो दुश्मन मुल्क ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। बादशाह ने मना दी करा दी के मुल्क पर हमला हो गया है, सब लोग अपने अपने हिस्से का फर्ज अदा करें। महमूद को यह जानकर खुशी हुई कि बादशाह खुद फौज की क़यादत करेगा। महमूद बादशाह से मिला और उसे अंगूठा देकर उसकी खुसूसियत से आगाह किया। बादशाह बहुत खुश हुआ। मैदान जंग में अंगूठी से ना नजर आने वाली ऐसी शवाएं निकलती थी जिनसे दुश्मन के सिपाही वक्ती तौर पर अंधे हो जाते थे। बादशाह ने बेजिगरी से मुकाबला किया। बादशाह की फौज ने भी दलेरी से लड़कर दुश्मन मुल्क को शिकस्त दे दी। अब बादशाह महमूद का घर विदा हो चुका था। इसने महमूद को तलब किया, मगर पता चला कि वह किसी को बताए बगैर कहीं चला गया है। बादशाह ने इसकी तलाश का हुक्म दे दिया, मगर वह कहीं ना मिला। महमूद यह सोचकर वहां से रवाना हो गया कि अब बादशाह उस पर खुसूसी इनायत करेगा और वह यह नहीं चाहता था। कई दिन की मुसाफत के बाद वह पड़ोसी मुल्क में पहुंच गया और उसे पता चला कि इस मुल्क का बादशाह जंग में जख्मी हो गया था और हकीम ने उसे लाइलाज करार दे दिया था। महमूद दरबार में पहुंचा और बड़े हकीम से मिला। उसे अपनी तस्बीह देकर बोला कि तस्बीह पर अल्लाह का नाम पढ़कर वह बादशाह का इलाज करे। फिर महमूद की तवक्को के मुताबिक बादशाह तंदुरुस्त होना शुरू हो गया। हकीम नेक इंसान था, उसने बादशाह को सारी बात सच्चाई के साथ बता दी। बादशाह ने महमूद को बुलाया और कहा कि वह जो चाहता है तलब करे, उसे हर चीज दी जाएगी। महमूद ने हाथ बांधकर अदब एहतराम से कहा है, बादशाह खुदा आपका मर्तबा बुलंद करे। जंग किसी का हल नहीं होते। आपने जिस मुल्क के खिलाफ जंग लड़ी, मेरा ताल्लुक उसी मुल्क से है, मगर मेरी हमदर्दी दोनों मुल्कों के तमाम फौजियों से है जो जंग में मारे जाते हैं और उनके बीवी बच्चे सारी जिंदगी उनका गम मनाते हैं। उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप जंग ना करें, बल्कि दोस्ती के जरिए अपने जायज मकास पूरे करें। बादशाह की समझ में महमूद की बात आ चुकी थी। उसने इसरार करके महमूद को चंद कीमती तफ लेने पर मजबूर किया और अपने दुश्मन मुल्क के बादशाह के नाम
सुलह और दोस्ती का खत लिखा और अपने बेटे के लिए शहजादी का रिश्ता तलब किया। दूसरे बादशाह तक सुलह का पैगाम पहुंचा तो वह बहुत खुश हुआ, मगर इसके ज़हन में यह बात थी कि वह अपनी बेटी की शादी महमूद से करेगा। उसी दौरान महमूद भी पहले वाले बादशाह के दरबार में पहुंच गया। इसने बादशाह को समझाया कि वह शहजादी की शादी शहजादे से कर दे ताकि हम पल्ला रिश्ता भी तय हो जाए और बरसों की नाराजगी रिश्तेदारी में बदल जाए। महमूद के मशवरे पर बादशाह ने रजामंदी जाहिर कर दी और दोनों मुल्कों के आवाम ने चैन का सांस लिया और दोनों अतरा खुशी के शादियां ने बजने लगे। महमूद अपने गांव लौट आया जहां उसकी शोहरत उससे पहले ही पहुंच चुकी थी। बादशाह ने तफ के कई गांव महमूद के नाम कर दिए और वह अपने बाप के नक्शे कदम पर चलता हुआ लोगों की खिदमत करने लगा। प्यारे दोस्तों, कहां अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब